नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले सीरीज़ में हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जहां हम लोग आगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे डाइपोल्स के बारे में, तो आज हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि जेई एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज़ हमारा जेई एस्पिरेंट्स के लिए है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हों जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई या किसी और स्टेट एग्ज़ाम्स के जेई के लिए तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए काफ़ी ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग एई का भी सीरीज़ लाएंगे। और एक बात और कि पैरेलल में हम लोग एक तरफ थ्योरी चला रहे हैं और दूसरी तरफ क्वेश्चंस भी चला रहे हैं, जो सीज़न 2020 सीरीज़ से चल रहा है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये एजुकेशन सिस्टम्स समझ आ रहा हो, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और ये फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव इसको हम आगे बढ़ाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है कि आपने किसी पॉइंट लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, दोनों पर कोई पोटेंशियल है वी ए वी बी, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कोई डी मान लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है कि दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन जो इनका डिस्टेंस है, ये हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। देखिए, द चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब एक यूनिट डिस्टेंस से आपका पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है। तो वेयर V2 माइनस V1 इज द चार्ज चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आप देखिए, ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और आप यहाँ A और B पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो और एक बात देखिए, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इसका तो वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब आप पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस r और यहाँ से ये डिस्टेंस कैपिटल R। तो आप ये बताइए वी ए क्या होगी, के क्यू अपॉन आर, और वी बी क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो क्योंकि कैपिटल R बड़ा है तो ये छोटा होगा, और ये छोटा है तो वी ए बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि वी ए पर पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो चूँकि जो नज़दीक है वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसी फिगर को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि एक चार्ज है Q और दो पॉइंट ले लिया A और B, सिचुएटेड है S मीटर्स अपार्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल एट A इज़ मोर देन द पोटेंशियल एट B, अभी मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस S स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों जगह सेम होगी। अगर स्मॉल है तो मतलब ये गैप बहुत कम है तो E मान लेते हैं हम लोग न्यूटन्स पर कूलम्ब। E इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे E मान लीजिए, E ये कह रहा है न्यूटन्स पर कूलम्ब। तो अगर कूलम्ब मानिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो फोर्स किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, देखिए कि लेट इट बी E न्यूटन्स पर कूलम्ब, इट मीन्स दैट ए फोर्स ऑफ E न्यूटन्स विल एक्ट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन A एंड B। इसका मतलब E आपने न्यूटन्स पर कूलम लिया, तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम का चार्ज कहीं पर रखा हुआ है A और B के बीच, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, E न्यूटन का, E न्यूटन पर कूलम, मतलब एक कूलम पर E न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इफ़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम B टू A, आपने क्या किया, B से A आप चार्ज को ला रहे हैं, तो आप वर्क डन करेंगे। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स, और जो डिस्टेंस मूव करता है, तो आप इनके बीच गैप S रखे थे, और फोर्स की जगह आप क्या लिख रहे हैं, E, आप क्योंकि आप E न्यूटन पर कूलम माने थे और कूलम की जगह आप 1 कूलम लिख रहे हैं, तो E इंटू एस, ये जूल, ठीक है। ये बस समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या रिलेट करना चाह रहे हैं, तो E इंटू एस क्या हो गया आपका, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो गई, dV/ds। तो एक ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसको देखें आप लोग, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जैसे आपने यहाँ Q चार्ज रखा, आप यहाँ पर मान लीजिए A, यहाँ B, इनके बीच में कहीं पर भी आपको अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए किसी भी जगह dV/ds, ये निकाल दीजिए उस लोकेशन का। ये S क्यों है, इनके बीच S, अगर यहाँ निकालने तो इनकी कोई दूरी होगी D, ठीक है, और यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, ठीक है।
तो E इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा बिहेवियर दिखाता है। तो जैसे ही किसी मेटल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, फिर धीरे धीरे वो मूव करना बंद कर देते हैं और वो जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ देखा गया है कि जो जितने भी ऐसे मेटल्स हैं या कंडक्टर हैं, चाहे सॉलिड हो या हॉलो, उनके अंदर कुछ चीज़ें देखी गई है कि उनके अंदर मतलब इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेट चार्ज ज़ीरो होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। और वोल्टेज कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये आप अभी आगे देखेंगे। तो चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट है जेई क्वेश्चन, जेई एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर ज़ीरो होता है। तो अगर नेट ज़ीरो है इसका मतलब नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड नहीं होगी, बाहर हो सकती है, अंदर नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर ज़ीरो। नेट चार्ज की बात कर रहा है, जितनी प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज ज़ीरो हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलर निकलती है। जैसे आपने ये कंडक्टर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर निकलती हैं। फिर अगला देखिए, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बाहर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो आपकी परमिटिविटी हो गई और सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। और एक फिफ्थ पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, चाहे सरफेस पे लें चाहे इनसाइड द कंडक्टर लें। इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे भी। ई इक्वल्स टू क्या हो रहा है, डी वी अपॉन डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो है। तो अगर किसी का डिफरेंशिएशन ज़ीरो मतलब वो कांस्टेंट होगा, तो वी कांस्टेंट है, मतलब वी की वैल्यू अंदर भी उतनी है जितनी बाहर है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। मतलब कि आपने किसी स्फेयर को लिया, उस पर आप कोई भी प्लस क्यू चार्ज, इसकी रेडियस आप मान लीजिए आर। अब यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल कैसा डेवलप होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे निकलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे निकलती है। तो इसमें एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है इस फील्ड में। स्फेरिकल सिमेट्री का क्या मतलब कि अगर आप ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इसको आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलेगा। तो ये इस तरीके से मिलेगा कि मानिए यहाँ सेंटर पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और उसी से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चारों बगल निकल रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं, यही यहाँ कह भी रहा है कि कंसिडर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर मीटर्स प्लेस्ड इन एयर एंड चार्ज यूनिफॉर्मली विथ क्यू कूलम्स, द फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का वही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से निकल रहा है कि अगर आप इसको पीछे पीछे खींचे तो ये लगेगा आपको एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो वहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है, वहाँ से ये फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे पोटेंशियल निकालने में। पोटेंशियल एट द स्फेयर सरफेस ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द फील्ड वी कैन इमेजिन द चार्ज की ऑन द सरफेस कंसिडर सेंटर, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ये इलेक्ट्रिक एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है वो सेंटर पे बिल्कुल लोकेटेड है इस तरीके से। ठीक है, और द प्रॉब्लम देन रिड्यूस टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर मीटर्स फ्रॉम ए चार्ज क्यू। तो आप देखिए, अब सिंपल सी बात हो गई कि आपने क्या किया, ये पॉइंट है कोई, अब आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसके सरफेस पर क्या पोटेंशियल निकलेगा कि इस पर जो चार्ज है क्यू अपॉन आर, ये तो इस सरफेस पोटेंशियल एट द स्फेयर सरफेस, इसके सरफेस पर यही तो पोटेंशियल निकलेगा, क्योंकि हम मान लिए कि ये सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो के क्यू अपन आर, ये पोटेंशियल आप पढ़ते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या निकला, के क्यू बार। क्यू को हमने क्या लिख दिया, के को हमने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वैल्यू होती क्या है, 9 × 10⁹। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या निकला, 9 × 10⁹ क्यू अपन आर वोल्ट। चलिए अब ये तो हमने स्फीयर के सरफेस पे निकाला, आउटसाइड निकाल लेते। आउटसाइड कैसे,
नेक्स्ट ये आपका पॉइंट चार्ज है सरफेस Q, ठीक है, R रेडियस। हम किसी इसके सेंटर से किसी D डिस्टेंस पे निकाल लेते हैं। इसके सेंटर से ये D, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, D प्लस R, बस। तो KQ अपॉन डिस्टेंस की जगह D प्लस R रख देना है, इतने वोल्ट हो जाएंगे। ये जो भी डिस्टेंस हो इसको आप S मान लीजिए, तो KQ अपॉन S, KQ अपॉन S, ये समझने के लिए है। तो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, कंसिडर पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर एज शोन इन द फिगर, लेट दिस पॉइंट बी अ डिस्टेंस ऑफ D मीटर्स। अभी जो आपने पुराना फिगर देखा था ये वाला, इस फिगर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। पहले तो हम लोग इस स्फीयर के सरफेस पर निकाले, फिर एक ऐसे पॉइंट पर निकाले जो कि कैपिटल D डिस्टेंस है इसके, कहाँ से, ये सरफेस से, ऐसे यहाँ से मानिए, ठीक है। सेंटर से नहीं कह रहा है, इस स्फीयर से D डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। तो सेंटर पर क्योंकि हमने चार्ज माना है कंसंट्रेटेड, तो सेंटर से लेकर P पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखिएगा KQ अपॉन जो भी डिस्टेंस है S, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो अभी हम लोगों ने निकाला था स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल और स्फीयर से किसी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल। अब हम लोग स्फीयर के इंटरनल मतलब इनसाइड स्फीयर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तभी पीछे हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल्स टू dV/ds या dV/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो निकलेगा। तो इसका मतलब जो स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वही उसके अंदर भी पोटेंशियल रहेगा। तो सेम टू सेम वही पोटेंशियल रहेगा, वही लिखा हुआ भी है। ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्फीयर आर एट द सेम पोटेंशियल एज द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको JEE एग्जाम के लिए याद रखिए। अगर बाहर पोटेंशियल दे दे और अंदर पोटेंशियल पूछे तो सेम पोटेंशियल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़ीरो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस को देखेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम में ही छुपा हुआ है। इक्वी मतलब इक्वल, बराबर, पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिस पे हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं इसको। एनी सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इन अदर वर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो जैसे ये सरफेस मान लीजिए इलेक्ट्रिक, ये जो सरफेस है इसको आप मान लीजिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूँकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले आने पर जो आपको वर्क डन करना होगा वो ज़ीरो होगा। क्योंकि वर्क डन होता ही क्या है, Q इंटू डेल्टा V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो है, तो नेट वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। वही लिखा हुआ है, नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि वी नो दैट नो वर्क इज़ नीडेड टू मूव अ चार्ज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो इस पर तो अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसको आप ध्यान से याद रखिए कि जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, हर पॉइंट पर जो फील्ड लाइन्स है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर निकलता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, तो ऐसे ही निकलता है बिल्कुल, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के। अच्छा, और किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये पूरा चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। For a uniform electric field, the equipotential surfaces are planes normal to the field as shown in figure। चलिए ये चीज़ देखते हैं आगे। अभी देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि for uniform electric field, the equipotential surfaces are planes normal to the field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है हर जगह, तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह काम करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकल रहे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। यही यहाँ फिगर से भी शो किया हुआ है, ये देखिए, ये आपने सरफेस लिया, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने लाइन निकाल दी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद कर लीजिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है,
इनसाइड नेट चार्ज 0 होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, दो चार्ज लिया हुआ है, प्लस Q1 प्लस Q2 और डिस्टेंस r है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से वहाँ लाते हैं तो उसके लिए वर्क डन करना होता है। वो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए आपने दो चार्ज रखा, प्लस Q1 प्लस Q2, डिस्टेंस r तक, r है इनके बीच का डिस्टेंस। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप पहले मान लीजिए कि ये जो प्लस Q2 चार्ज था वो इन्फिनिटी पर था। इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए इस पर कोई काम किया गया होगा, वर्क डन हुआ होगा। वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए अगर पॉइंट चार्ज प्लस Q2 इन्फिनिटी पर होता तो इसके पास तो अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं। ठीक है, पोटेंशियल किसी चार्ज, कोई चार्ज है ही नहीं आसपास, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, केवल यही चार्ज है इस पॉइंट पर, तो K Q1 अपॉन R, K Q1 अपॉन R। ठीक है, तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है, मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकल गया इस चार्ज की वजह से। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से एक पोजीशन B तक लाया गया यहाँ तक। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू बी। तो Q की जगह क्योंकि चार्ज Q2 है, पोटेंशियल आप कहाँ ला रहे हैं, VB पर ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो VB माइनस 0 इंटू Q2, क्योंकि Q2 को लाया गया इन्फिनिटी से पोजीशन B पर। तो ये क्या फॉर्मूला बनकर आया, K Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम है, मतलब दो चार्ज आपने रखा तो उस दोनों चार्ज पर इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख कि बाय डेफिनेशन दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, व्हेन मोर देन, अब जब अगर दो से ज़्यादा चार्ज होंगे तो हर किसी के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच पेयर ऑफ चार्जेस। अब मतलब यहाँ पर देखिए Q1 का Q2 से, Q1 Q3 से, ठीक है, और Q2 Q3 से, हर चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो Q1 Q2 के लिए डिस्टेंस R12, R13, R23, ये आप देख लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो चार्ज तो आपको मालूम है, डिस्टेंस भी मालूम है, बस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा जब दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम कर देते हैं सारे पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखे होंगे बहुत जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट कर लेता है। तो होता क्या है कि जो कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एनर्जी वो जूल में है, और जूल बहुत बड़ा यूनिट है। लेकिन जब आप एक एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो वहाँ पर स्मॉलर यूनिट लिया आता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, EV। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, उस पर V वोल्ट लगाकर, पोटेंशियल लगाकर उसे एक्सेलरेट कर दिए, तो कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई, वो EeV होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे देख। द एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज Q1 एक्सेलरेटेड थ्रू है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज QV, वर्क डन क्योंकि QV होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। इसको आप याद रखें, कैलकुलेशन में यूज़ आएगा। बहुत जगह ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको वर्क डन निकालने बोलेगा या एनर्जी निकालने बोलेगा और यूनिट दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आप कन्वर्जन करके जूल में लाएंगे, आप जब कैलकुलेशन करेंगे जूल में आएगा, लेकिन उसे आपको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19, और V तो 1 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि जूल, क्योंकि एनर्जी की बहुत बड़ी यूनिट है, हमें कोई छोटा यूनिट चाहिए, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए। द कन्वीनियंस ऑफ दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्लियर फ्रॉम सम टिपिकल एग्जाम्पल्स। द आइसोलेशन एनर्जीज ऑफ चार्ज ऑफ एनर्जीज ऑफ एटम्स। Energy is needed to remove an electron from a neutral atom, range between 1 and 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब हम
फिजिकल बहुत छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स, energies needed to dissociate a molecule into its atomic constituents are usually between 0.1 and 3 electron volt। मतलब जैसे मानिए आप HCl है, इसे आप इंडिविजुअल तोड़ना चाह रहे हैं H और Cl में, ठीक है, तो यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखिएगा यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऐसा मत सोचिए कि वोल्टेज का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में कि वोल्टेज का यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अभी आगे हम लोग इस पर 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये एजुकेशन ये सही लग रहा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।